नमस्कार, आपके साथ मैं हूं लक्ष्मी उपाध्याय और आप देख रहे हैं यंग इंडिया। इस प्रोग्राम के जरिए हमारा मकसद युवाओं की आवाज को धार देना है, क्योंकि यही नौजवान कल हमारे देश का मुस्तकबिल लिखेंगे। लेकिन हमारे देश के युवा चाहते हैं कि उन्हें एक ऐसा नेतृत्व मिले जो उनकी सोच पर देश के भविष्य की बुनियाद लिखे। मौजूदा हालत में पाकिस्तान के साथ तनातनी का मसला हो या फिर राम मंदिर का मामला ही क्यों न हो, सियासी दल अपने अपने तरीके से इन मुद्दों को भुनाते हैं। लेकिन युवा वोटर इन मुद्दों को लेकर क्या कुछ सोचते हैं? 2019 में देश के युवा कैसी सरकार चाहते हैं? क्या नौजवानों की उम्मीदें, उनके सपने पूरे होंगे? सवाल उठता है कि क्या दुनिया भर में ग्लोबल पावर के रूप में उभरता भारत अपने युवाओं के सपनों को पूरा करने के काबिल बन पाया है? बेटियों की पढ़ाई के साथ साथ उनके हाथों को मजबूत बनाने की दिशा में सरकार को और क्या काम करना होगा? इन्हीं तमाम सवालों को लेकर युवाओं की सियासी नब्ज टटोलने यंग इंडिया की टीम टॉक में बेटियों के बीच पहुंची। यहां की छात्राएं और युवा महिलाओं ने बेबाक अंदाज में अपनी बातें रखी। सोचिए कि आज की डेट में क्या चाहिए महिलाओं को और बेटियों को। देखिए रिपोर्ट। देश में लोकसभा चुनाव को लेकर रणभेरी बच चुकी है। सियासी दल मुद्दों के आसरे एक बार फिर से चुनावी मैदान में सत्ता के शिखर पर पहुंचने की होड़ में हैं। राजस्थान के लिए आम चुनाव इस बार कई मायनों में अहम होगा। राजस्थान का पश्चिमी छोर सरहदी इलाके में आता है। मौजूदा हालात में सीमा पर पाकिस्तान के साथ तनातनी का मुद्दा भी इस बार अहम होने वाला है। 2019 के आम चुनाव में युवा वोटरों की भूमिका सबसे अहम होने वाली है। सत्ता पक्ष और विपक्ष के लिए भले ही ये तमाम मुद्दे मायने रखते हैं, लेकिन नौजवानों के लिए कौन से मुद्दे अहम हैं, ये बड़ा सवाल है। 2019 में नई सरकार से युवाओं की उम्मीद क्या है? क्या युवाओं के सपने पूरे होंगे? इन सवालों के जरिए नौजवानों की सियासी नब्ज टटोलने यंग इंडिया की टीम आज टोंक के मदरलैंड बीएड कॉलेज के कैंपस में युवाओं के बीच पहुंची है। टोंक जिले की सियासी अहमियत का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा का चुनावी शंखनाद टोंक जिले से किया है। कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष सचिन पायलट का निर्वाचन क्षेत्र भी टोंक ही है। ऐसे में अब टोंक सवाई माधोपुर लोकसभा सीट इस बार भी दोनों ही प्रमुख दलों के लिए प्रतिष्ठा का सवाल बन चुकी है। साल 2018 के विधानसभा चुनाव में टोंक सवाई माधोपुर लोकसभा क्षेत्र की 8 विधानसभा सीटों में बीजेपी केवल एक सीट पर बाजी मार पाई। टोंक सवाई माधोपुर से बीजेपी के सुखबीर सिंह जौनापुरिया सांसद हैं। लोकसभा चुनाव का बिगुल बजते ही जहां राजनीतिक दलों की गतिविधियां तेज हो गई हैं, टोंक में 29 अप्रैल को वोटिंग होगी, जबकि मतगणना 23 मई को होगी। इस सीट पर 19 लाख से ज्यादा मतदाता उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला करेंगे। इन सब के बीच सबसे बड़ा सवाल ये है कि नौजवान आखिर किस मुद्दे पर वोटिंग करेंगे। 2019 में युवा वोटर आखिर क्या चाहता है? हम सीधे चलते हैं इन्हीं युवाओं के बीच। राजस्थान में लोकसभा चुनाव थोड़े दिनों में होने वाले हैं और इसी बीच जी राजस्थान एक खास प्रोग्राम लेकर आया है यंग इंडिया। आज हम टोंक में और यहाँ पर युवाओं के बीच है, कुछ छात्राएं हमारे साथ मौजूद है। इनसे जानेंगे क्या मूड है इनका और किस तरह से लोकसभा चुनाव को लेकर ये क्या सोचते हैं, किस तरह का नेता होना चाहिए और किस तरह की सरकार की योजनाएं हैं जो अब तक इनको कारगर साबित हुई है। सबसे पहले जान लेते हैं इनसे, और इससे पहले हमारे 5 सवाल होंगे। उन 5 सवालों में हम इनसे जानेंगे एक एक सवाल का जवाब। पहला सवाल होगा 2009 में देश की कैसी सरकार चाहते हैं। दूसरा सवाल हमारा होगा सरकार से आपकी क्या उम्मीदें हैं, आपके सपनों का भारत कैसा होना चाहिए, अगर आपको एक दिन के लिए प्रधानमंत्री बना दिया जाए तो आप क्या करेंगे। हमारा 5वां सवाल होगा आपका सांसद आपकी कसौटी पर कितना खरा उतर पाया है। सबसे पहला सवाल लेते हैं, 2019 में कैसी सरकार चाहते हैं? 2019 में भी हम मोदी सरकार ही चाहते हैं। मोदी जी ने हमारे लिए बहुत ही अच्छे काम किए हैं और हम उनसे उम्मीद करते हैं कि आगे भी जो वो काम कर रहे हैं वैसे ही काम आगे भी करते जाएं। 2019 में जैसा कि सचिन पायलट को देखा जा रहा है तो इन्हीं की सरकार चाहेंगे बिल्कुल।
और ये इनकी सरकार से हमें बहुत ज़्यादा उम्मीदें भी हैं। 2019 में मोदी सरकार को होना चाहिए, क्योंकि हम देख रहे हैं कि मोदी सरकार ही बहुत कुछ कर रही है हमारे लिए, इस वजह से मोदी सरकार ही होना चाहिए, मोदी सरकार को होना चाहिए। हम तो मोदी सरकार की सपोर्ट में हैं, क्योंकि मोदी सरकार ने हमारे लिए बहुत अच्छे काम किए, युवाओं के लिए भी और देश के लिए भी। आपसे जानते हैं कैसी सरकार हो 2019 की? 2019 में हम ऐसी सरकार चाहते हैं जो देश का सर्वांगीण विकास करे, सब क्षेत्रों में देश का विकास होए, भ्रष्टाचार कम होए और भ्रष्टाचारियों को कम किया जाए, और जो भी वजह है औरतों के लिए अच्छे कानून बनाए जाएं और मतलब देश का बहुमुखी विकास हो। मैं चाहती हूँ कि मोदी सरकार वापस आए और हमारे देश का विकास हो और पूरा हमारा देश विश्व गुरु के नाम से जाना जाए। हमारे देश में कोई भी सरकार, कांग्रेस हो या भाजपा हो, लेकिन वो सबके लिए विकास करे और देश के लिए पूरी तरह से विकास करे। और आजकल जो पुलवामा का हमला हुआ था, वो उसका मोदी जी ने बहुत अच्छा जवाब दिया है, लेकिन इससे भी बेहतर जवाब दे और ये भ्रष्टाचार को कम किया जाए। और आजकल ये रेप वगैरह होते हैं, उनको कम किया जाए, क्योंकि रेपर को कड़ी से कड़ी सजा मिले तो ये कुछ कम हो, लेकिन ऐसा नहीं होता, वो छूट जाते हैं। तो सरकार इस पर ध्यान दे। कि जो आने वाली सरकार है, जो नई सरकार बनेगी, उससे सरकार से इनको क्या उम्मीद है? हमें सरकार से हमारी बहुत ही परिवर्तन जैसे हमारे बीजेपी ने लाए हैं, उस परिवर्तन में हमें उम्मीद रखते हैं कि जैसे कि मोदी जी ने परिवर्तन किए, ऐसा ही भावी नेता होना चाहिए, क्योंकि आज तक ऐसा प्रधानमंत्री हमें नहीं देखा, क्योंकि आज तक कोई नहीं जानता प्रधानमंत्री कैसा होता, लेकिन मोदी जी ने इतना परिवर्तन किया है, तो उससे हमें बहुत सारी उम्मीदें हैं। सरकार से बस यही उम्मीदें हैं कि एक तो वैकेंसियाँ निकाले जो ये स्टूडेंट्स हैं इनके लिए, और जो ये रोक लगी हुई है, स्टे लगा देते हैं, तो इसके ऊपर भी कार्रवाई करनी चाहिए। मेरी यही उम्मीदें हैं कि है ना, जो युवा जो मतलब कि आत्महत्या कर रहे हैं, उसकी वजह से वो अपने परिवारों को अच्छी तरह से पढ़ा लिखा नहीं पा रहे हैं, वो पूरी तरह से पढ़ा लिखा पाएं, क्योंकि उनके पास रोजगार नहीं, इसलिए वो आत्महत्या करते हैं। तो रोजगार उपलब्ध कराया जाए, वो बेरोजगार ना रहें। और जो लड़कियों पर जो अत्याचार हो रहे हैं, बलात्कार बढ़ते जा रहे हैं, उनकी कोई संख्या कमी नहीं हो पा रही है। कोई भी जो सरकार आती है गिरती है, लेकिन फिर भी उनमें क्राइम्स है ना जो कम नहीं हो रहे हैं, हमेशा बढ़ ही रहे हैं। तो लड़कियां जो सुविधा महसूस कर सकती है ना, वो नहीं मिल पा रही है, इसलिए मैं यही चाहती हूँ कि वो लड़कियां सुविधा महसूस करें। बस दोनों ही सवालों पर युवा छात्राओं ने बेबाकी से जवाब दिया। तीसरा सवाल इनके बीच हम लेके चलेंगे, इनसे जानेंगे कि इनके सपनों का भारत कैसा होना चाहिए। सबसे पहले हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इनके जो सपने हैं, उसमें सपनों का भारत कैसा हुआ। हमारा सपनों का भारत पहले जैसे देश की सोने की चिड़िया थी, वैसा ही बन जाए। हमें एक ऐसा भावी नेता चाहिए जैसे नरेंद्र मोदी था। हम चाहते हैं कि यही नेता है जो वापस आके हमारे देश को वापस सोने की चिड़िया, और गांधी जी का सपना है उसको साकार कर सके। सपनों का भारत हमारा पहले जैसा होना चाहिए, पहले सोने की चिड़िया जैसा हमारा देश था। हमारे देश में रोजगार के साधन होने चाहिए, युवाओं को रोजगार मिलना चाहिए। हमारे सपनों का भारत ऐसा होना चाहिए जिसमें मतलब चारों तरफ एक तो साफ सफाई हो, स्वच्छ होना चाहिए। और मोदी जी एक ऐसे नेता हैं जो हमारे मतलब भारत देश को ऐसा बना सकते हैं। हमारा देश विकासशील देश है, तो उसको विकसित करने वाले एक मोदी जी हैं जो विकसित देश बना सकते हैं। आपके सपनों का भारत कैसा होना चाहिए? सपने सबके हैं, आखिर सपनों का भारत कैसा हो, किस तरह देखते हैं? सपनों के भारत में मतलब सभी को समानता का भाव रखना चाहिए, किसी जात की ऊंच नीच पार्टी ये नहीं होना चाहिए, और सभी को एक नजर से देखना चाहिए। आप क्या सोचती हैं, कैसा हो सपनों का भारत? सभी को है ना समान रोजगार के समान अवसर मिलने चाहिए, ताकि वो आगे जो पीढ़ी आ रही है उसके लिए वो समान भाव रख सकें। और जो अभी आरक्षण चल रहे हैं, उस आरक्षण में सबको समान तरीके से समझना चाहिए कि जनरल हैं अभी जनरल वाले, उनको रोजगार नहीं मिल पाता पढ़ाई करने के बावजूद भी, तो आरक्षण सबको बराबर देना चाहिए। हम चाहते हैं हमारे सपनों का भारत ऐसा हो जहाँ सब भेदभाव खत्म हो, जहाँ पे जो औरतों पे जो पाबंदियां लगाई जाती है वो खत्म हो, वहाँ पे हर टाइम औरतें कहीं भी आ जा सके। सपनों का भारत ऐसा हो जहाँ स्वच्छता का ध्यान रखा जाए, स्वर्ग जैसा सुंदर देश हो, और जहाँ पे सभी लोगों को रोजगार प्राप्त हो, जहाँ पे लोग गरीबी को मिटाए, न कि गरीबों को, सब लोग इक्वल लेवल पे आए, जहाँ पे और जिसमें शिक्षा के क्षेत्र में सभी को बराबर महत्व दिया जाए और योग्य लोगों को चुना जाए। अगर हम इस सवाल के बारे में इनसे पूछेंगे, क्योंकि अब हम इन्हें इस सवाल में एक दिन का प्रधानमंत्री बनाने वाले हैं, आखिर अगर जब इनको एक दिन का प्रधानमंत्री बना दिया जाए तो ये क्या करेंगे?
सभी को रोजगार देंगे, भारत का सर्वांगीण विकास करेंगे। सर, जो लोग नशा करते हैं, जो ड्रग्स लेते हैं, जो वो बनाते हैं, उनके खिलाफ कार्यवाही करेंगे सबसे पहले, और जो रेपिस्ट लोग होते हैं उनके खिलाफ करेंगे, और इसे जड़ से मिटाने के लिए कुछ ना कुछ करेंगे। अगर हमारे को एक दिन का प्रधानमंत्री बना दिया जाए तो सबसे पहले तो जैसे मोदी जी ने किया स्वच्छ भारत अभियान का, वैसे ही हम सफाई की ओर ध्यान देंगे। अगर सफाई होगी तो गंदगी मिट जाएगी और ना ही कोई बीमारियां पनपेगी और बीमारियों का भी सफाया हो जाएगा। और जैसे ही ये आतंकी हमले जैसे भी कुछ होते हैं तो उनके ऊपर कार्रवाई करेंगे। मैं तो सबसे पहले ये जो भ्रष्टाचारी है और जो इतने अपराध हो रहे हैं उनके लिए कड़े से कड़े कानून बनाऊं, और इन सब के लिए अलग से वो एक्ट होना चाहिए, जो भी भ्रष्टाचार और ये अपराध होते हैं ना उसके लिए। अगर एक दिन का प्रधानमंत्री मुझे बना दिया जाए तो मैं सबसे पहले आरक्षण खत्म करूं। शिक्षा के क्षेत्र में जहां सब लोगों को इक्वल पढ़ाया जाता है, सब कुछ किया जाता है, तो फिर आरक्षण का क्या मतलब है। सांसद सुखबीर सिंह जोनाप्रिया वैसे तो लंबे समय से चर्चा में है, कभी लाखों के पौधे लगाते हैं, कभी लाखों की प्रचार सामग्री छपवाते हैं। इनसे जानेंगे कि आखिर उनकी कार्यशैली से ये कितनी संतुष्ट है, कितनी बार वो इनके बीच आए और इनसे कितनी बार उनकी मुलाकातें हुई। उनसे अभी मुलाकात तो एक बार भी नहीं हुई है, लेकिन उन्होंने अनेक विकसित कार्यक्रम चलाए गए हैं जिससे जिले का विकास हो रहा है। हमारे जो सांसद है उनसे मुलाकात तो एक बार भी नहीं हुई, लेकिन हम देखते हैं कि अक्सर टोंक का विकास करने में भी उन्होंने कोई कमी नहीं छोड़ी है, और जो स्वच्छ भारत अभियान का वो बहुत बड़ा हिस्सा है। सांसद सुखबीर सिंह जौनपुरिया से कभी ऐसे मुलाकात तो नहीं हुई, पर यूं है ना, विकास तो सबको करना होता है, पर इतना भी नहीं कि हम लोग संतुष्ट हो जाएं। वो कभी आम लोगों के बीच में आए नहीं। और ये जो पौधे लगाने की और प्रचार सामग्री की बात है, तो एक बात तो ये है कि पौधे लगाने से भी सब कुछ ठीक नहीं हो सकता, और प्रचार में तो जितना पैसा वेस्ट करोगे वो वेस्टेज में ही जाएगा। आप अगर लोगों तक सुविधाएं पहुंचाओगे, उनके लिए कुछ करोगे, तो आप अपने आप आपकी सरकार बनेगी। प्रचार करने की कोई जरूरत ही नहीं है। संतुष्ट हैं आप उनके कार्य से? नहीं है। सांसद साहब को कभी मैंने देखा ही नहीं, उनका नाम भी दूसरी बार सुना है, और वो ना कभी गांव में जाते हैं ना लोगों के बीच गए, तो हम उनके काम से संतुष्ट नहीं है। सांसद का बदलाव। पौधे तो साहब कोई भी लगा देगा और प्रचार सामग्री सब छपवा लेंगे, क्योंकि चुनाव है और सत्ता में आना है। अगले और 5 सवालों के जवाब इन्हीं छात्राओं से मिलते हैं ब्रेक के बाद। जायज तो है, लेकिन इसमें एक शर्त थी कि डिफॉल्टरों का ही कर्जा माफ होगा। इससे तो पूरा देश ही डिफॉल्टर हो जाएगा। अलग अलग प्रकार के चेंजेस इस देश में होने चाहिए। कोई कैसा करता है, कोई कैसा करता है, इसलिए बदलनी चाहिए सरकार। फिश फार्मिंग में नई उड़ान, 50 लाख कमाने वाला दिव्यांग किसान। नई फसल चेरी टोमेटो उगाएं, 3 से 4 गुना ज्यादा कमाएं। कृषि दर्पण सुबह 6:30 बजे। ब्रेक के बाद फिर हमारे साथ मौजूद है यहाँ की युवा छात्राएं, और इनसे हम जानेंगे अगले हमारे 5 सवाल। इनके बीच हम लेकर जाने वाले इन 5 सवालों को। सबसे पहला सवाल हमारा होगा, किसी भी तरह की अगर सरकार कोई कर्ज माफी करती है वो कितनी जायज है। दूसरा सवाल हमारा है, आरक्षण के बारे में ये लोग क्या सोचते हैं। देश की शिक्षा व्यवस्था में बदलाव की क्या जरूरत है। बाकी है, इस बार कौन सा मुद्दा चुनाव में प्रभावी रहेगा। हर 5 साल में सरकार बदल जाती है, इस परिपाटी को आप लोग कैसे जानते हैं। सबसे पहले इन्हीं से जानेंगे। पहला सवाल हमारा, किसानों के लिए कर्ज माफी करना तो सही है, लेकिन जो अमीर लोग हैं उनके पास तो बहुत पैसा होता है, वो ऐसी वेस्टेज चीज़ों पर वेस्ट करते हैं, ड्रिंक वगैरह में, और जो अल्कोहल मतलब सिगरेट वगैरह, जो बहुत सी चीज़ें ऐसी है जो नहीं करनी चाहिए, उन पर ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं। तो उनके लिए कर्ज माफ करना कोई अच्छा नहीं है। ये सब गरीब लोगों को
ज्यादा मिलना चाहिए। अमीरों को तो चाहे छूट मिले ना मिले, लेकिन गरीबों को लिए छूट जरूर। किसानों की कर्ज माफी जायज है? हाँ, किसान की कभी पैदा होती है कभी नहीं होती है, तो उनका कर्जा बहुत बढ़ जाता है और वो आत्महत्या भी कर लेते हैं इससे। किसानों की जो कर्ज माफी की गई, राजस्थान में जैसे ही कांग्रेस की सरकार आई, गहलोत सरकार बनी, किसानों की कर्ज माफी की घोषणा की गई और उसके बाद से केंद्र में मोदी सरकार है, उन्होंने भी कई घोषणाएं की। आप क्या सोचते हैं, किसानों की कर्ज माफी जायज है? किसानों की कर्ज माफी कई हद तक तो जायज है, ठीक है, उन्होंने पैसे माफ किए, पर उन्होंने कंडीशंस भी रखी है ये पैसे माफ करने की। अब ये तो जरूरी नहीं है कि जिसके पास 8 बीघा जमीन हो वो गरीब ही हो और जिसके पास ज्यादा है वो अमीर ही हो, क्योंकि खेती तो पानी वगैरह सुविधा से होती है। अब इसमें जमीन के हिसाब से कोई मतलब नहीं है। तो इससे ये हुआ, कुछ अमीरों का भी पैसा माफ हो गया और कुछ गरीब थे वो भी सुविधा से वंचित रह गए। इसीलिए 100% तो ये सुविधा ठीक नहीं है और इसे गलत भी नहीं ठहराया जा सकता। जायज तो है, लेकिन इसमें एक शर्त थी कि डिफाल्टरों का ही कर्जा माफ होगा। इससे तो पूरा देश ही डिफाल्टर हो जाएगा, क्योंकि कोई भी लोन जमा नहीं करवाएगा, इसमें से ब्याज जमा नहीं करवाएगा तो देश को नुकसान ही तो होगा ना आर्थिक रूप से। तो ये ठीक नहीं है, इसमें शर्त नहीं होनी चाहिए थी। किसानों की तो जायज है, लेकिन अगर पूंजीपतियों की या बड़े घरानों की चुपके से अगर कर्जा माफ किया जाता है तो बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। दूसरा हमारा अहम सवाल है, जो इन दिनों या यूँ कहें कि आजादी के बाद से देश में सियासत का बड़ा विषय रहा, आरक्षण। और हाल ही के दिनों में राजस्थान में देखने को मिला गुर्जर आरक्षण आंदोलन। सरकार शर्तें मानी और शर्तों के बाद आरक्षण का बिल लागू किया गया। क्या सोचती हैं कि आरक्षण का जो बिल है या आरक्षण दिया जाता है, किस तरह सोचती है आरक्षण का? जायज है आरक्षण में कुछ बदलाव हो? आरक्षण में बदलाव तो नहीं होना चाहिए, लेकिन सबको अपनी परसेंट के हिसाब से आरक्षण मिलना चाहिए। आरक्षण खत्म, क्योंकि कुछ लोग हैं जो पढ़ नहीं पाते, जैसे गरीब फैमिली है, मीणा फैमिली है, गुर्जर है, तो वो अगर उनके आरक्षण खत्म कर देंगे तो वो शिक्षा को प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए आरक्षण भी जरूरी है, और लेकिन सबको इसी से मिलना चाहिए। आरक्षण तो सभी को मिलना चाहिए। अधिकतर भाई SC ST को उनको 14% आरक्षण दिया गया है और गुर्जरों को 5% के लिए भी कई युवाओं ने अपनी हत्या कर दी, लेकिन उनको कोई प्रस्ताव नहीं मिला है। इसलिए आरक्षण सभी को मिलना चाहिए, नहीं तो किसी को नहीं। आरक्षण की तो कोई व्यवस्था होनी नहीं चाहिए, क्योंकि आरक्षण बिल्कुल गलत है। क्योंकि सभी है ना बराबर तरीके से पढ़ते हैं, सभी को समान अवसर मिलते हैं, सभी एक ही स्कूल में पढ़ते हैं, तो फिर आरक्षण आगे जाके ना कोई 60% 80% वाला बैठा रह जाता है और जिसके ना 60 बनती है तो वो लग जाता है। तो ये आरक्षण जैसी व्यवस्था नहीं होना चाहिए। हाँ, मैं मानती हूँ आरक्षण होना चाहिए, लेकिन उनको होना चाहिए जो बिल्कुल अन्य पिछड़े वर्ग है, बिल्कुल पिछड़ी जाती है, जो झोपड़ी में रह रहे ना, उनको आगे बढ़ने के लिए उनके लिए होना चाहिए सिर्फ आरक्षण। आप क्या सोचती हैं, आरक्षण हो नहीं हो, खत्म किया जाए, नई सरकार बनेगी, कुछ बदलाव हो? मैं ये कहना चाहती हूँ कि नई सरकार बने तो वो ना जो आरक्षण भी बंद कर दे, क्योंकि आरक्षण से जनता में, लोगों के अंदर है ना जो भेदभाव की भावना उत्पन्न हो जाती है। तो मैं ये कहती हूँ कि नई सरकार आरक्षण बंद करे, जो मानता है कि आरक्षण खत्म हो ताकि सबको रोजगार मिले, समान रोजगार के अवसर हों। आगे हमारा अहम सवाल है कि शिक्षा में क्या बदलाव की जरूरत है? शिक्षा में कुछ बदलाव किया जाना चाहिए, उसकी प्रणाली में कुछ बदलाव किया जाए। इस तरह का बदलाव हो देश की शिक्षा व्यवस्था। देश की शिक्षा व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए जो मतलब अपने सिद्धांत तौर पे दी जाती है, प्रैक्टिकली नहीं दी जाती है। तो शुरू से ना प्रैक्टिकल चीजें सिखाई जाती है, जैसे चीन में इनमें सिखाई जाती है ना बचपन से, उनको है ना मतलब इलेक्ट्रिकल चीजें बनाना, हर चीज में जिसको विज्ञान में या साइंस में या मैथ में इंटरेस्ट है उसको मैथ की चीजें सिखानी चाहिए शुरू से ही। और अपन यहाँ पे ना 12 मतलब 10th मतलब 10 साल निकलने के बाद है ना फिर उसके 11 से शुरुआत करता है वो, तो इसलिए ना उसको बचपन से है ना जिस चीज में रुझान है ना उस चीज में उसे आगे बढ़वाना चाहिए। पहले की जो भारतीय संस्कृति वो बिल्कुल समाप्त होके पाश्चात्य जो रूढ़िवादिता है और जो अंग्रेजी आंग्लजना उनको अपना लिया है, तो भारतीय संस्कृति पुनः जागृत करे। उसके साथ ही विभिन्न अवसरों पर अलग अलग प्रकार की वैकेंसी निकाले, जिससे सारा देश विकासशील हो सके। शिक्षा व्यवस्था में बदलाव तो होना चाहिए, क्योंकि हम देखते हैं कि जैसे प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाई बहुत अच्छी तरीके से होती है,
लेकिन गवर्नमेंट स्कूलों में वही क्या है, बच्चे तो लेकिन पढ़ना तो चाहते हैं, लेकिन वहाँ के टीचर्स कोऑपरेट नहीं करते हैं, कई जगह बच्चे कोऑपरेट नहीं करते हैं। तो दोनों को कोऑपरेट करना चाहिए और वैकेंसियां भी निकालनी चाहिए। शिक्षा व्यवस्था में बदलाव होना बहुत जरूरी है, क्योंकि शिक्षा से ही हर एक अधिकारी बनता है, स्कूल से ही सब लोग निकलते हैं। तो ये जो गवर्नमेंट स्कूल्स में होते हैं, सरकारी टीचर बनते हैं, उनको नॉलेज बहुत होती है पर उनको तनख्वाह मिलती है, इसीलिए वो बच्चों के रिजल्ट का कोई ध्यान नहीं देते। गवर्नमेंट टीचर्स की मीटिंग हो, उसमें अधिकारी जाएं, स्कूल का जायजा लें, उसमें बच्चों से पूछा जाए कि उनका स्तर कितना है। कहीं कहीं तो 11th 12th के बच्चों को हिंदी की बुक तक पढ़ना नहीं आती, तो इसमें बच्चों की कोई गलती नहीं है, पढ़ाने वाले शिक्षक की गलती है। हम इंटर्नशिप के लिए गए थे, वहाँ पे बच्चों ने हमें ये कहा कि वो यहाँ पे इसलिए आते हैं क्योंकि उन्हें पोषाहार और मिड डे मील मिलता है। वो पढ़ाई को सीरियसली नहीं पढ़ते हैं, इसलिए ऐसा होना चाहिए कि वो पढ़ाई को अच्छे से पढ़ सकें। अगला हमारा सवाल हम इनके बीच में लेके चलेंगे। क्या सबसे बड़ा अहम मुद्दा है जो प्रभावी होने वाला है? क्या सोचते हैं किस तरह का मुद्दा चुनाव में इस बार प्रभावी होने वाला? रोजगार तो होगा ही सही, क्योंकि जनरल जो कैटेगरी है उसमें रोजगार की बहुत ज्यादा कमी, क्योंकि आरक्षण की वजह से वो ज्यादा पढ़ाई करने पर भी रोजगार के अवसर प्राप्त नहीं कर सकते, इसलिए उनको बेरोजगारी का सामना करना पड़ता है। तो इस बार रोजगार का जो अवसर है, रोजगार का जो मुद्दा है वो अहम होगा। सोच तो यही है कि रोजगार भी मिले, लेकिन साथ में देश का विकास भी हो। बस हम तो यही बोलेंगे कि एक तो सबको समानता का अधिकार मिले। ये आरक्षण जो चला रखे हैं ये सब चीजें फालतू की है, क्योंकि इससे सबको समानता का अधिकार नहीं मिलता है। और देश विकसित होना चाहिए और रोजगार के अवसर मिलने चाहिए सभी को। इस चुनाव में सबसे अहम मुद्दा किसानों का होगा, क्योंकि पिछली बार जीएसटी लागू की तो उससे कई लोग ना खुश हैं, बहुत कम लोग हैं जो खुश हैं। तो और जो किसान है वो देश का अन्नदाता है, तो उसे खुश रखना तो बहुत जरूरी है। इसीलिए इस चुनाव में सबसे ज्यादा अहम मुद्दा किसानों का होगा। इस बार आने वाले चुनाव में आतंकवाद का मुद्दा सबसे इम्पोर्टेंट होना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से हमारे देश में पुलवामा हमला हुआ है वो बहुत ही सैनिकों के लिए बहुत ही बुरा था, क्योंकि बहुत सारे हमारे देश के सैनिक इसमें मारे गए। इस वजह से आतंकवाद को इस बार प्रमुख मुद्दा बनाना चाहिए ताकि आतंकवाद को मिटाया जा सके। जो 5 साल बाद हर बार सरकार बदलने की परिपाटी चली आ रही है कि 5 साल में सरकार बदल जाती है, कभी कांग्रेस कभी भाजपा, और मुद्दे हो जाते हैं गौण। तो क्या मानते हैं कि हर साल सरकार बदलती है और ये बदलने की परिपाटी ठीक है? इन 5 सालों में जो सरकार ने किया है वो ठीक है, लेकिन जो छोड़ा है वो अगली सरकार को उनके लिए करना चाहिए। हर पीढ़ी को आना चाहिए और उनके लिए कुछ ना कुछ नया करना चाहिए। मैं चाहती हूँ कि ना इस बार भी मोदी जी आए, क्योंकि उन्होंने जो छोड़े हुए कार्य हैं वो करेंगे। अब उनसे बहुत सी उम्मीदें हैं सरकार को, वो जनता को उनसे बहुत सी उम्मीदें हैं, वो है ना जो कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने बहुत कुछ किया है। अभी मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि इतने सालों से कांग्रेस ने ही शासन किया है, इतने सालों से ना मतलब सरकार बस कांग्रेस की थी। तो मोदी जी जब आए तभी थोड़ा चेंजेस हुआ है, वरना सब वैसा ही चल रहा था पहले। अब की बार जैसे कांग्रेस सरकार आई तो अगले 5 साल बाद बीजेपी आएगी, तो वो उससे अधिक कार्य करेगी, अधिक विकसित कार्यक्रम चलाएगी, जिससे जनता को लाभ होता है और वो रोजगार के अवसर ज्यादा देगी, तो इससे जनता को ज्यादा लाभ मिलता है। सरकार बदलनी चाहिए, क्योंकि जो सरकार उनकी योजनाएं अलग होती है, उनकी योजनाएं अलग होती है। अलग अलग प्रकार के चेंजेस इस देश में होने चाहिए। कोई कैसा करता है, कोई कैसा करता है, इसलिए बदलनी चाहिए सरकार। हाँ, सरकार बदलनी तो चाहिए, और इससे क्या होता है हमें ऑप्शंस भी मिल जाते हैं। लेकिन अगर नेता हमारे मोदी जी जैसा हो तो वापस से वही सरकार आ जाए तो भी हमें इससे ऑप्शन मिलेंगे ही मिलेंगे। हाँ, अब ये तो जनता पे है, क्योंकि जनता जनता के द्वारा चुना गया प्रतिनिधि होगा। जनता का नेतृत्व तो युवा करता है। बात हम युवा की कर रहे हैं। युवा क्या सोचता है? युवा तो यही सोचता है कि बस उसे रोजगार मिले, भ्रष्टाचार खत्म हो। अब जो उनकी मतलब उम्मीदों पे खरा उतरेगा उसका शासन बनेगा। आने वाले चुनाव में यही युवा है जो आने वाली सरकार बनाने जा रहा है। फिर मिलेंगे नए छात्रों के साथ, युवाओं के साथ। फिलहाल के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।
Co-powered by Amul Body Warmer, Abraho Comfy और Asian Paints Ultima Protect लेमिनेशन वाला एक्सटीरियर पेंट।